हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस एपिसोड में हम किया सोरेंटो के ओनर का रिव्यू लेंगे, इस गाड़ी की ओनरशिप के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में। नॉर्मली तो मैं गाड़ियों का रिव्यू कर रहा होता हूँ तो उसमें मैं अपना फीडबैक शेयर कर रहा होता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं शाह फैसल साहब और हम इनसे इनका फीडबैक लेंगे इनकी गाड़ी के बारे में। तो फैसल साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने जब गाड़ी गालबन आपके पास पहले सिविक थी तो आपने अपग्रेड करनी थी और एक एसयूवी का तो आपका इरादा था ही, तो आपने फॉर्च्यूनर या सोरेंटो में से सोरेंटो का इंतखाब क्यों किया? आप फॉर्च्यूनर की तरफ क्यों नहीं गए? जी बिल्कुल इफ्तिखार। फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वाज थिंकिंग कि मैंने सिविक से अपग्रेड करना है। आई हैव बीन अ होंडा लवर सिंस माय यूथ आई विल से। लेकिन मैंने सोचा था कि किसी टाइम पे मैंने उस पर एसयूवी पे अपग्रेड करना है। बजट के हिसाब से मेरा रेंज बिटवीन 8 to 9 मिलियन था और फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वाज लुकिंग एट फॉर्च्यूनर। लेकिन वाई आई पिक्ड सोरेंटो, इट वाज आई थिंक अ लास्ट मोमेंट डिसीजन, बिकॉज मुझे कोई ख़ास सोरेंटो के बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट पता भी नहीं था। लेकिन जब मैंने कुछ स्टडी किया बिटवीन द टू कार्स, और ख़ास तौर पर कि जो नंबर वन तो जो फॉर्च्यूनर की अवेलेबिलिटी थी, अगर आपने बुक करना था तो आपको 5-6 महीने का वेट करना था, या अगर आपने और अगर आपने उसको ओन पे लेना था तो तब भी जो है तकरीबन 1 मिलियन उस पे ओन था ऑन टॉप ऑफ इट्स एक्चुअल प्राइस। तो एक तो बिल्कुल, एंड स्पेशली विद ऑन अ कार जिसमें आपके पास कोई एडिशनल फीचर्स भी नहीं है, सनरूफ तक आई बिलीव कि उसमें नहीं है। तो और फिर सेकेंडली मेरी रिक्वायरमेंट कोई इतनी रफ एंड टफ राइड्स की नहीं थी। मैंने कोई ऑफ रोडिंग नहीं करनी थी, या ना मैंने कोई बहुत ही हिली एरियाज में जाना था। तो जब मैंने उसके मुकाबले में उसी प्राइस रेंज में जब मैंने सोरेंटो को देखा, और जब मैंने उसकी एक तो जो उसकी स्मार्ट आउटलुक को देखा, फॉर्च्यूनर इज मोस्टली अ काइंड ऑफ अ कार आई बिलीव कि जो कि थोड़ा सा रफ एंड टफ लोगों के साथ चलेगा। बिल्कुल। जो सोरेंटो थी, इसकी स्मार्ट लुक मेरे ख्याल में, और फिर जो इसकी एडिशनल जो इसके फीचर्स थे, जैसे कि पेनोरामिक रूफ बीइंग द मोस्ट, मैं कह रहा हूँ कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैं इसको कहूँगा। और प्लस जो एडिशनल इसके फीचर्स हैं, इसकी सीट्स हो गए, इलेक्ट्रिक सीट्स हो गए, इसकी लेग स्पेसेस जो हैं बोथ मिडल कंपार्टमेंट में भी और द रियर सीट्स भी, वो एक इसका एक एडिशनल मेरे ख्याल में एक एडवांटेज था। प्लस इसके जो हर एक जोन के लिए जो इसमें कूलिंग सिस्टम है, तकरीबन 4 डिफरेंट जोन्स में, इवन सबसे बैक जो 2 सीट्स हैं उसके लिए भी जो है इसमें अपना एसी के कंट्रोल्स हैं, वाईफाई, वायरलेस चार्जर वगैरह इसमें एक अलग से फीचर है, जो कि ये सारी फीचर्स हैं जो कि आपको फॉर्च्यूनर में नहीं मिलती। तो आई थिंक दीज वर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स जो कि, और ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में इंजन कैपेसिटी वाज आल्सो वन ऑफ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। वो 2.7 में था, और हालांकि 2.7 वर्जन जो है फॉर्च्यूनर का वो भी इतना रिकमेंडेड नहीं है। पीपल मोस्टली टॉक अबाउट इट्स 2.8 सिग्मा। तो टर्बो डीजल जो है। जी बिल्कुल। तो 2.4 के हवाले से भी मैंने कहा कि चलें इसमें, आई एम एक्सपेक्टिंग, इवन दो कि मैंने अभी इतनी गाड़ी चलाई नहीं है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह ज़्यादा होगी। आई एम ऑल्सो एग्जैक्टली नॉट श्योर अबाउट कि फॉर्च्यूनर में आपके पास डिफरेंट ड्राइव मोड्स हैं कि नहीं है, लेकिन इसके 3 ड्राइव मोड्स हैं, कंफर्ट है, स्पोर्ट है और इकॉनमी है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक से और आप अपनी ईज के हिसाब से इसके ड्राइव मोड चेंज कर सकते हो। आई थिंक दीज वर सम ऑफ द बेसिक फीचर्स जो कि फॉर्च्यूनर पर मुझे एडवांटेज लगा। ठीक। तो अब आपने सोरेंटो ली है, तो क्या ओनरशिप की कॉस्ट क्या पड़ी है आपको अभी तक की? इसकी इनवॉइस कितने की है, और आपने कोई प्रीमियम देकर ली है या आपने किया कि डीलरशिप से बुक करा के लिया? कैसे आपने इस चीज़ को? इनवॉइस अमाउंट इसकी 8190 है, 2.4 AWD वर्जन है मेरा। अच्छा, बुकिंग पर मेरा कोई हिस्टोरिकली कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। आई हैव नॉट हर्ड गुड फीडबैक ऑन द बुकिंग्स। तो मैं बुकिंग को नहीं प्रेफर कर रहा था, इवन दो कि किया वाज टेलिंग मी के
2.4 AWD they can give in 2.5 months time, लेकिन हिस्टोरिकली हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से ये टाइमलाइंस पूरी नहीं की जाती। तो जी बिल्कुल। सो आई वेंट फॉर रेडी अवेलेबल ऑप्शन। इसमें मुझे थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ा, और जिस वक्त मैंने ये गाड़ी ली तो उस वक्त इस्लामाबाद में ये आई भी नहीं थी, तो मुझे लाहौर में एक ऑप्शन मिली। इसमें मैंने इस पर 200,000 का एक एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया, लेकिन आई थिंक अगर मैं बाकी गाड़ियों के हिसाब से बात करूं, फॉर्च्यूनर करूं या इवन टुक्सन और किया स्पोर्टाज की भी मैं करूं, जिसमें प्रीमियम्स जो हैं अप टू 500K 600K तक हैं, तो आई थिंक 200K वाज अ रीजनेबल प्रीमियम दैट वाज बीइंग आस्क्ड बाय द इन्वेस्टर। सो मुझे ये पड़ गई आपको 8390 की ये मुझे मिली है, और नाउ देयर विल बी सम कॉस्ट ऑन द रजिस्ट्रेशन एज वेल। तो मतलब प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपने नहीं पे किया, मतलब 2 लाख रुपए रीजनेबल, क्योंकि आप करोला भी लेने जाते हैं, ग्रैंडे पे भी 3-3.5 लाख रुपए प्रीमियम चल रहा है। जो स्पोर्टेज है उस पर आजकल शायद नहीं चल रहा, लेकिन टुसान पे जो है तकरीबन 6 से 7-8 लाख रुपए तक का प्रीमियम चल रहा है। इसी तरह फॉर्च्यूनर आप लेने जाएँ तो उस पर 1 मिलियन का, जैसा कि अभी आपने मैंशन भी किया, उस पर प्रीमियम चल रहा है, विच इज़ क्वाइट हाई। और आई डोंट थिंक सो कि किसी को इतनी बड़ी अमाउंट इस पे पे करनी चाहिए, लेकिन चले 2 लाख रुपए इस फिर भी रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो कि आप पे कर सकते हैं एक गाड़ी को फ़ौरन हासिल करने के लिए। लेकिन आई थिंक डीलरशिप पे भी रेडीली अवेलेबल होने चाहिए। खैर बहरहाल, तो अभी तक आपका इसके साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपने सिविक से स्विच किया है एक SUV पे, और आपने 7 सीटर ही क्यों ली? मतलब आप अगर स्पोर्टेज लेते या टुसान ले लेते या इवन के MG है जिसमें इससे भी ज़्यादा फीचर्स हैं, तो आपने उसको क्यों नहीं कंसिडर किया? अच्छा, जहाँ तक ड्राइव की बात है तो जैसे मैंने कहा कि मैं लाहौर गया इसको लेने के लिए, एंड देन आई ड्रोव इट फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। जो अच्छा, ये गाड़ी आपको इस्लामाबाद में नहीं मिली, आपको लाहौर से मिली? जी बिल्कुल, क्योंकि ये किया ने मेरे ख्याल में एक फर्स्ट लॉट कोई 12-15 व्हीकल्स की डिलीवरी कराई थी। इस्लामाबाद में कोई FWD वर्जन की तो ऑप्शंस थी, लेकिन आई वांटेड फॉर AWD, तो ये मुझे लाहौर से ही उस वक्त मिली। तो जो मैं आया मोटरवे पे, तो आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस दैट आई हैव फेल्ट इन कंपैरिजन टू द अदर राइड्स दैट आई हैव, कि इसका जो इनडोर कंपार्टमेंट है, केबिन आप कह लें या तो वो काफ़ी मुझे नॉइस प्रूफ लगा। अच्छा। बाहर की जो ख़ास तौर पर मोटरवे पे अक्सर आपको बाहर की नॉइज़ आती है टायर्स वगैरह की या स्पीड की, तो वो मुझे एक कंप्लीट साउंड प्रूफ काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर मुझे अंदर को मिला। सेकेंडली जो नॉर्मल SUV की बात है, अगर आप इवन फॉर्च्यूनर जो कि इसके नियर बाय कंपटीशन में है, उनकी ड्राइव मेरे ख्याल में ज़्यादा बम्पी होती है। जो इसमें वो वाली कंफर्ट ज़्यादा है, बिल्कुल एक स्मूथ ड्राइव है इसकी, कोई आपको बम्प्स वगैरह फील नहीं होते। तो ये एक तो ये मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस में मुझे चेंज लगा। इसके अगर डिफरेंट मोड्स हैं, इकॉनमी और स्पोर्ट्स मोड में इसकी मज़ीद जो है पिक और परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है, थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती है। जी बिल्कुल। जहाँ तक 7 सीटर की रिक्वायरमेंट की बात है, सच मुझे 7 सीटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी कोई इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, ईजिली एक नॉर्मल सेडान कार भी मेरे लिए इनफ थी, लेकिन एक मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा था एक बड़ी गाड़ी का, एक बिग व्हीकल का। तो इस रेंज में मेरे ख्याल में दैट वाज द बेस्ट अवेलेबल 7 सीटर ऑप्शन। जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि व्हाई आई डिडंट गो फॉर द अदर कॉम्पैक्ट SUVs, तो उसमें स्पोर्टाज थी या टुसान थी या MG थी, तो MG को तो मैं कम्प्लीटली फिल्टर आउट कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट अ कम्प्लीटली चाइनीज़ प्रोडक्ट। उसमें ठीक है फीचर्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा उन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी जब तक कि वो रोड पे 1-2 साल के एक्सपीरियंस मेरे ख्याल में नहीं ले लेता, तो उस वजह से मैं तो उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा था। स्पोर्टाज और टुसान ने मुझे कभी अपील नहीं किया। अच्छा। उसकी शेप ने मुझे अपील नहीं किया, मुझे रिलेटिवली बहुत छोटी गाड़ियाँ लगी, और मुझे यही फियर था कि अगर मैं सेडान से अपग्रेड करके इस 5 सीटर SUV में जाऊं तो मुझे कोई 1-2 महीने बाद शायद
एक नॉर्मल कार की ही फीलिंग मिल रही होती। तो दैट्स व्हाई आई डिडंट ऑप्ट फॉर दोस वर्जन्स। या बेसिकली वो गाड़ी ही है लेकिन विद बेटर क्लियरेंस, क्योंकि आप कोई भी क्रॉसओवर को देख लें वो किसी गाड़ी के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई होती है। वैसे स्पोर्टेज की तो लुक काफ़ी बेहतर है, लेकिन एक जो बात है रेयर नहीं रही, वो रोड पे बहुत ज़्यादा कॉमन होने की वजह से अब उसकी वो जो अट्रैक्शन थी, वो अपील थी, वो थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है। लेकिन मेरे ख्याल में आपकी जो सोरेंटो है, आई थिंक इट्स अ रेयरर साइट ऑन द रोड, और उस लिहाज से ये एक एक्सक्लूसिव गाड़ी है, या आप कह लें कि एक डिफरेंट बिल्कुल फील है इसकी रोड पे भी दिखने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक मेरी एक रीज़न ये भी थी कि फॉर्च्यूनर तो आपको हर जगह नज़र आ रही हैं, कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा बहुत कॉमन हो चुकी हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इस्लामाबाद में तो ये गाड़ी थी भी नहीं जो मैं लेकर आया, और उसका मुझे थोड़ा सा रिएक्शन भी नज़र आया। लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि ये कौन सी रोड पे गाड़ी आ गई है। अच्छा। तो आई थिंक कि मैं ये क्रेडिट लेने के लिए क्लेम कर सकता हूँ कि मे बी इट वुड हैव बीन द फर्स्ट सोरेंटो इन इस्लामाबाद। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको एक क्रेडिट जो है ना मिल गया इसका। बाकी इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो कैसा है आपका अभी तक, मतलब फ्यूल कंजम्पशन कैसी है, और अभी तक आई थिंक आपने कोई मेंटेनेंस तो नहीं करवाई होगी, 700 किलोमीटर्स आपने अभी तक गाड़ी ड्राइव की है तो? हाँ जी, 700 में भी तकरीबन आप देख रहे हैं तो 400-450 किलोमीटर तो मुझे जस्ट इस्लामाबाद लाते हुए लगा जब मैं लाहौर से ला रहा था। ठीक है। तो एज सच मुझे इतना, बाकी तो मैंने ये जो रेस्ट ऑफ द 150 जो मैंने ली थी, तो ये तकरीबन 30 किलोमीटर इसकी मीटर रीडिंग थी, तो उसके ऑन टॉप पे मैंने तकरीबन 650 किलोमीटर ये और चलाई है। तो हार्डली मैंने ये 250 किलोमीटर जो विद इन द सिटी चलाई है। तो फिलहाल तो मुझे थोड़ा फ्यूल कंजम्पशन पे थोड़ा सा मुझे रिजर्वेशंस हैं। मैं इवन जब लाहौर से भी लेकर आया तो जिससे मुझे एवरेज दी वो तकरीबन 8 किलोमीटर्स पर लीटर दी है इसने मुझे, मैंने मोटरवे पे। एसी फुल टाइम ऑन था, दैट्स वो एक फैक्ट था, लेकिन ऑफ कोर्स मैं हमेशा गाड़ी में एसी ऑन ही रखता हूँ। तो और था भी, मैंने फुल हाई ऑक्टेन पे ही इसको फिलहाल मेंटेन किया हुआ है। जो मुझे अभी तक ये लोकली जो मैंने 200 किलोमीटर तकरीबन विद इन सिटी चलाया है, उसमें मुझे कंजम्पशन इवन उससे भी लेसर मिल रही है। लेकिन आई बिलीव कि जब मैं इसकी 1000 किलोमीटर्स की मैं मेंटेनेंस कराऊंगा और शायद किया वाले उसको थोड़ा सा मैं अपनी फीडबैक दूंगा, तो शायद वो कोई इसके एडजस्टमेंट्स वगैरह कर लें। लेकिन फिलहाल तो फ्यूल एफिशिएंसी के हवाले से बहुत इंप्रेसिव फिगर्स नहीं है। आई एम लिटिल बिट कंसर्न्ड। ठीक है, क्योंकि 8 किलोमीटर पर लीटर कोई इंप्रेसिव फिगर नहीं है, और मोटरवे पे किया क्लेम करता है तकरीबन 10 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल कंजम्पशन, लेकिन जो आप बता रहे हैं ये तो उससे भी कम है। तो जैसा कि आप इसको थोड़ा सा चलाएं और इसकी फर्स्ट वो मेंटेनेंस करवाएं, चेकअप करवाएं, उसके बाद आई गेस के इसको स्लोली थोड़ा बेहतर होना चाहिए। जी बिल्कुल, फ्यूल कंजम्पशन को। इसके अलावा आपने अभी मेंटेनेंस तो नहीं करवाई होगी, लेकिन मेंटेनेंस आई गेस के थोड़ी सी इसकी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू बाकी जो गाड़ियां हैं, लेट से करोला वगैरह, सिविक। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से और एक और जो चैलेंज है वो ये है कि इसके पार्ट्स जो हैं इस वक्त रेडीली हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो आपको किया कि डीलरशिप पे ही जाना पड़ेगा, और बेहतर भी है कि उन्हीं से ही मेंटेन करवाएं, क्योंकि वारंटी का भी चक्कर है। इसकी आई गेस 7 ईयर्स की वारंटी ऑफर की गई है। टू बी ऑनेस्ट मैंने चेक नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मेंटेनेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने हमेशा, इवन जब मैंने इससे पहले मैंने मोस्टली होंडा ही रखी थी, तो वो भी मैं हमेशा होंडा से ही जाके मेंटेनेंस करवाता था। यहाँ पे भी जो किया की 3S डीलरशिप है मेरे घर के करीब ही है, तो नई गाड़ियाँ होती हैं, नई गाड़ियों में इतनी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट आती भी नहीं है अगर आप ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, आपने 5000 के बाद 10,000 के बाद आपने इसके ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज वगैरह करने, आई विल सी के हाउ मच डिफरेंस इट विल बी। लेकिन ठीक है, अगर आपकी यूज़ इतनी है कि 5000-10,000 किलोमीटर आप 3 से 4 महीने में अचीव करते हैं, क्योंकि इस तरह की गाड़ियाँ आपकी जो डेली यूज़ की तो होती नहीं है, आप तो इसको एज ए सेकेंड कार ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो आई थिंक इट्स मैनेजेबल। ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, एक और वैसे जो मेरे और भी दोस्तों ने किया कि गाड़ियाँ ली हैं, तो मैं उनको रिकमेंड किया था कि आप इसकी इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं, क्योंकि मेंटेनेंस ऑन वन साइड, लेकिन खुदा न खासा कहीं कोई गाड़ी लग जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में इसके पार्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे।
तो उसके बारे में आपने कोई सोचा है या इसकी आप वो कराएंगे इंश्योरेंस? जी बिल्कुल, वंस आई रजिस्टर्ड इट, अभी मैंने रजिस्टर भी नहीं कराई है ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन। मैं बाहर निकला, मैंने इतना प्रेफर नहीं किया, लेकिन वंस आई रजिस्टर इट तो फिर मैं इसकी डेफिनेटली इंश्योरेंस कराऊंगा जी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी। मैं तो आपको ख़ुद भी रिकमेंड करूँगा कि इन केस मतलब इस गाड़ियों का शायद चोरी होने का कोई इतना ख़तरा नहीं होता, लेकिन मेन चीज़ यही है कि खुदा ना खास्ता कहीं लग जाए तो इसके पार्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। मतलब लाइट्स जो हैं वो 25-30,000 की एक लाइट्स थी किया पिकेंटो की मैं बात कर रहा हूँ। तो दैट्स वाई इंश्योरेंस आई थिंक इज़ रिकमेंडेड। जी बिल्कुल। इसके अलावा और कुछ आप इस गाड़ी के बारे में शेयर करना चाहेंगे? तो मेरे तो व्यूअर्स को, मेरे ख्याल में मेरी तो यही रिकमेंडेशन होगी कि जस्ट डोंट गो फॉर द ट्रेडिशनल थिंग्स, ऑलवेज लुक फॉर अ चेंज। और मेरे ख्याल में इस प्राइस रेंज में स्पेशली इफ़ यू हैव अ फैमिली, आपके बच्चे हैं, तो मेरे ख्याल में वो सोरेंटो को फॉर्च्यूनर के मुकाबले में ज़्यादा एंजॉय करेंगे। एंड मे बी दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट आई लुक्ड इनटू बिफोर गोइंग फॉर इट। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि पीपल शुड ट्राई एंड आई विल लाइक टू सी मैनी मोर सोरेंटोज ऑन द रोड। थैंक यू। बच्चों को तो स्पेशली इसका पैनोरामिक रूफ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और मेरे ख्याल में ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि इससे गाड़ी के इंटीरियर जो है बड़ा लगता है, जितना है उससे ज़्यादा बड़ा लगता है। और सर्दियों में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप धूप सेक सकते हैं, और अगर आप रात में हैं या इवनिंग में हैं और आप थक चुके हैं ड्राइव करके मोटरवे पे, तो आप थोड़ी देर इसको खोलें, आपको फ्रेश एयर लगेगी और आप उस तरह से दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगे बिल्कुल। तो अभी तक आपने वैसे इसमें 7 बंदे बिठा के कहीं ट्रैवल किया है इस गाड़ी? जी बिल्कुल, मैंने इमीडिएटली जो मेरी इमीडिएट फैमिली है, माय चिल्ड्रन और साथ में मेरे पेरेंट्स, तो हम तकरीबन एग्जैक्टली वी वर 7। तो आई थिंक वी वर वेरी कंफर्टेबली अकोमोडेटेड। जो पीछे की जो मिडिल सेक्शन है वो, उसमें भी काफ़ी सीटिंग कैपेसिटी है, स्पेस काफ़ी है। और बच्चों के लिए तो जो रेयर की जो लास्ट 2 सीट्स हैं वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्पेशली कि वहाँ पे अपना अलग से भी एयरकॉन का कंट्रोल है, तो टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अच्छे। मेरे ख्याल में ज़्यादातर गाड़ियों में ये नहीं होता जो 7 सीटर्स होती हैं। तो एक अच्छा, हमने एक छोटी सी ड्राइव की थी विद द एंटायर फैमिली, तो इट वेंट वेल, इट वाज अ कंफर्टेबल ड्राइव। दैट्स गुड। तो थैंक यू फैसल साहब फॉर योर फीडबैक अबाउट द ओनरशिप ऑफ योर व्हीकल, और एंड टू बी पार्ट ऑफ इफ़ी द कार गाय ओनर्स फीडबैक प्रोग्राम। तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका फीडबैक जो है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।